हेलो गाइस, क्या हालचाल। आशा और उम्मीद बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, जिसे हम क्लासिकल डांस बोलते हैं। तो ये टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप शांत मन से बैठ जाइए और सिर्फ वीडियो को देखिए। तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी जो है वो भरत मुनि के जो पुस्तक है, भरत मुनि का जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसमें मिलता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। पांचवा वेद किसे कहते हैं? तो पांचवा वेद कहते हैं हम नाट्य शास्त्र को। ध्यान रखिएगा, वेद हमारा 4 ही है। वेद हमारा 4 ही है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ये सिर्फ संज्ञा दिया गया है पांचवा वेद का। तो आपसे वेद की अगर पूछा जाए वेद कितने हैं, तो वेद तो आप 4 ही लगाएंगे। लेकिन पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पंचम वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। संगीत नाटक अकादमी है, वो बोलता है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये संख्या 9 हो जाएगी। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम 8 लगाएं या फिर 9 लगाएं। जब तक इसमें ये ना पूछा जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, तब तक आपको शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 ही लगानी है। कितनी? 8 लगानी है। अगर ये पूछा जाए कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितना है, तो 9 लगाएंगे, वरना हम 8 पे ही चलेंगे। हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलता है। नाट्य शास्त्र को हम पंचम वेद बोलते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, वही संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है, और छऊ को बोला जाता है 9वां शास्त्रीय नृत्य। लेकिन छऊ जो है वो अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो पहला है हमारा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु से। अब देखिए इसको याद कैसे करें। तो इसका ट्रिक है, जैसे भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु से संबंधित। हम लोग जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं विराट कोहली का। हम बोलते हैं विराट, तो कोहली अपने आप आ जाता है ना। विराट बोलते हैं तो कोहली अपने आप आ जाता है। तो ऐसे ही आप भरतनाडु 4-5 बार बोलिएगा। क्या? भरतनाडु 4-5 बार बोलिएगा तो भरतनाट्यम नहीं, भरतनाडु ही आ जाएगा। तो भरत से हो जाएगा भरतनाट्यम और नाडु से हो जाएगा तमिलनाडु। अगर इससे भी याद ना हो तो दूसरा ट्रिक है हमारे पास भात का। भात, भा ये हो गया और त इधर हो जाएगा। भा का हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम और त से हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। भात, भरतनाट्यम तमिलनाडु से। और नहीं तो भरतनाडु भरतनाडु 2-3 बार आप करिएगा तो भरतनाट्यम नहीं, भरतनाडु अपने आप निकल जाएगा आपके मुंह से। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कथकली। अब देखिए, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल से संबंधित है। तो इन दोनों नृत्यों को हम एक बार में ही समझ लेते हैं। ये देखिए, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो जिस नृत्य के अंत में कली और जिस नृत्य के अंत में अट्टम आए, कली और अट्टम आते हैं, आप समझिए कि ये केरल से संबंधित है। तो नृत्य के अंत में कली और अट्टम आना चाहिए, वो केरल से संबंधित हो जाएगा। अब अगला है हमारे पास कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से संबंधित। अब हम देखिए इसका ट्रिक कैसे बनाते हैं। इसका ट्रिक बनाते हैं हम कच्ची पूड़ी से। कुचिपुड़ी को रिलेट कीजिए कच्ची पूड़ी से। और कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? तो कच्ची पूड़ी खाएगा अंधा। कच्ची पूड़ी अंधा खाएगा। जिसके पास आंख है, जो अंधा नहीं, वो कच्ची पूड़ी खाएगा? नहीं खाएगा, वो हटा देगा, बोलेगा कि बढ़िया पूड़ी लेके आओ। ये कच्ची पूड़ी है। तो कुची पूड़ी को रिलेट कीजिए कच्ची पूड़ी से, और कच्ची पूड़ी अंधा खाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। कुची पूड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ओडिसी। उड़ीसा से, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। मणिपुरी मणिपुर से, तो इसमें भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कथक। तो कथक रिलेटेड है हमारे पास उत्तर प्रदेश से। अब देखिए, कथक है उत्तर प्रदेश से, हो गया। अगर इसका आंसर 2 हो सकता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि कथक कहाँ से रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है या कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश न देके उत्तर भारत दे दिया जाए, उत्तर प्रदेश न देके उत्तर भारत दे दिया जाए, तो हमारा आंसर उत्तर भारत होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एक ही आएगा, क्या तो उत्तर भारत आएगा या फिर उत्तर प्रदेश आएगा। तो कथक जो संबंधित है हमारा, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सत्रिया। सत्रिया असम से संबंधित है। ये नृत्य सबको याद होगा। अब हमारा शास्त्रीय नृत्य शुरू होता है। अब देखिए, पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमने क्या बताया था? भा और त। भा से हो जाएगा भरतनाट्यम और त से हो जाएगा तमिलनाडु। और नहीं तो भरतनाडु भरतनाडु 2-3 बार बोलिएगा तो अपने आप भरतनाट्यम नहीं भरतनाडु निकलेगा। तो भरत से हो जाएगा भरतनाट्यम, नाडु से हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका पुराना नाम सादीर था।
भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीर था। इसे दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दासी अट्टम लिखा हुआ है तो सब समझे कि भाई राजा महाराजाओं की दासी थी, इसे दासी अट्टम कहा जाता है। जी नहीं, ये दासी थी भगवान की। तो लड़कियां होती थी उनको मंदिर में ले आके दान में दे दिया जाता था, दान कर दिया जाता था मंदिर में कि यहाँ पे भगवान की दासी है, इनसे शादी कर लीजिए, इनकी देखभाल कीजिए, इनमें ही अपना जीवन देखिए। तो ये दासी अट्टम इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान की दासियां थी। और अग्नि नृत्य इसलिए कहा गया कि जब अग्नि जलता था तो ही दासियों के द्वारा नृत्य किया जाता था। अग्नि जलने पर दासियों के द्वारा नृत्य किया जाता था। कौन सा नृत्य? सादीर नृत्य किया जाता था, जिसे पुराना नाम है सादीर, अभी कहते हैं हम लोग भरतनाट्यम। तो अग्नि नृत्य, दासी अट्टम और सादीर ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अग्नि जलने पर दासियों के द्वारा नृत्य किया जाता था और ये जो दासी थी वो भगवानों की दासी थी, भगवान की दासी थी। और इसका पुराना नाम, भरतनाट्यम का पुराना नाम सादीर था। आगे देखिए, तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया। देखिए तमिलनाडु में भरतनाट्यम को देवदासियों के द्वारा प्रसारित किया गया था। ठीक है, आगे है, यह शैव धर्म और सामान्य रूप से हिंदू धर्म की प्रस्तुति है। जो भरतनाट्यम है ये शैव धर्म से संबंधित है, शैव बोलो तो शिव से, और ये हिंदू धर्म की प्रस्तुति है। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी के प्रयासों से इसे दोबारा स्थापित किया गया था। दोबारा स्थापित का मतलब है नृत्य भूल गए थे लोग, तो इसको दोबारा जो स्थापित किया गया था वो रुक्मिणी देवी के प्रयासों से किया गया था। लेकिन इन दोनों में कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी पूछा जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रुक्मिणी देवी ही होता है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि रुक्मिणी देवी का संबंध किस भारतीय नृत्य से है। तो भारत का नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। रुक्मिणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से, भारत का नृत्य भरतनाट्यम से। आगे देखिए, अब भरतनाट्यम का जो आरंभ है, आरंभ वो होता है आलारिपू से और अंत होता है तिल्लाना से। अभी देखिए इसमें हम बताते हैं आगे। आलारिपू से तो आरंभ होगा, अंत होगा तिल्लाना पे। इसमें 6 भाग शामिल है, वो 6 भाग यहाँ देखिए। आलारिपू, जाति स्वरूपम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 6 नहीं, सिर्फ 2 ही देखना है, आरंभ और अंत। तो आरंभ आलारिपू से होता है और अंत होता है तिल्लाना से। हमें 6 नहीं, सिर्फ 2 ही देखना है, यही 2 देखना है। आगे देखिए, कक्का मुख हस्त, यानी कि 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। ओम का प्रतीक ये बना हुआ है यहाँ पे देखिए। और ओम किसके लिए है? भगवान शिव के लिए है। हम करते हैं ना ओम, तो ये ओम किसके लिए है? ये ओम है भगवान शिव के लिए। तो 3 उंगलियों को जोड़कर कटका मुख हस्त ये ओम का प्रतीक बनाया जाता है। और इसमें प्रयोग वाद्य यंत्र जो है वो है मृदंगम, वीणा और बांसुरी। ये मृदंगम और ढोलक के जैसा होता है, वीणा आपने सरस्वती माता के हाथों में देखा ही है, और बांसुरी कृष्ण जी बजाते ही है। तो ये हो गया हमारा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसका ट्रिक क्या हमने बताया था, कच्ची पुड़ी अंधा खाएगा। आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचैलापुरम के नाम पे रखा गया है। कुचिपुड़ी का जो नाम रखा गया है वो आंध्र प्रदेश के गांव है कुचैलापुरम, इसके ऊपर रखा गया है। भागवत पुराण को आधार मानता है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ये भगवत पुराण को अपना आधार मानता है। इस नृत्य में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। पीतल की तस्तरी में क्या, कच्ची पुड़ी कहाँ मिलेगा? कच्ची पुड़ी हमें तस्तरी में मिलेगा। तस्तरी होता है ना प्लेट, तो प्लेट में मिलेगा। और इसमें क्या करना है? पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं, इसे तरंगम कहते हैं। तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने को तरंगम कहते हैं। आदि गुरु माना जाता है सिद्धेंद्र योगी को। आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है और इन्होंने एक नाटक लिखा था भामाकल्पम। आदि गुरु है सिद्धेंद्र योगी और इनके द्वारा लिखित एक नाटक है भामाकल्पम। इन्हें इस नृत्य को पुनः जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को जाता है। बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को जाता है। नर्तकों को भगवतालू के नाम से जाना जाता है। इसमें कुचिपुड़ी में जो नर्तक होते हैं इसको भगवतालू के नाम से जाना जाता है। और कुछ ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल होता है। कौन सा संगीत? तो कर्नाटक संगीत। जितने भी साउथ के नृत्य होंगे उसमें सारे कर्नाटक संगीत का ही इस्तेमाल होगा। तो कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल होता है। कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के गांव कुचैलापुरम के नाम पे रखा गया है। कुचिपुड़ी भगवत पुराण को अपना आधार मानता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है और इसे तरंगम कहते हैं। आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है जिन्होंने भामाकल्पम नामक नाटक लिखा था। पुनः जीवित करने का श्रेय बाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को जाता है। और नर्तकों को भगवतालू कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
नर्तकों को भगवतालु के नाम से जाना जाता है, भी ध्यान रखिएगा। किसके नाम से? तो भगवतालु के नाम से जाना जाता है नर्तकों को। अगला है हमारा कथकली। कथकली हमारा संबंधित है केरल से। हमने क्या बताया था, जिस भी नृत्य के अंत में कली आए वो कहाँ संबंधित है? केरल से संबंधित है। तो कथकली केरल से संबंधित हो जाएगा। आगे देखिए आप, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रामायण और महाभारत इसके आधार है। कथकली का आधार है रामायण और महाभारत। इसमें चेहरों का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पे चित्र है, देख लीजिए। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। हम आगे बताएंगे चेहरे का हाव भाव क्या है। इसमें मणि प्रबलम यानी कि अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। इसका जो भाषा है मणि प्रबलम है। मणि प्रबलम का मतलब मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। कैरेक्टर मतलब इसमें जो नायक हीरो होता है उसको पाचा कहते हैं और खलनायक होता है उसे कथी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जरासंध और भीम का जो था युद्ध। भीम क्या है? भीम यहाँ पे नायक हो गया जिसे पाचा कहते हैं, और जरासंध हो गया खलनायक जिसे कथी कहते हैं। नेक्स्ट है ये कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली जो है वह आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली नृत्य में 24 भागीय मुद्राएं होती है। कितने? 24 भागीय मुद्रा किसमें होती है? तो कथकली में होती है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव को दर्शाता है। ये देखिए नाक है, नाक की बगल में आपको लाल धब्बे दिख रहे होंगे, तो ये राजसी गौरव को दर्शाता है। इसमें बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का इस्तेमाल होता है। देखिए ये काले रंग है, काले रंग बुराई को इंगित करता है। पीला रंग संत और महिलाओं के लिए होता है। किसमें बना नहीं पाए हैं, तो पीला रंग आप ध्यान रखिए, पीला रंग महिला और संतों के लिए होता है। संत क्या पहनते हैं? तो पीले रंग का पहनते हैं, तो संतों के लिए पीला रंग का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता हुआ चेहरा बुराई इंगित करता है। ये लाल और काला ये दोनों बुराई को इंगित करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लाल और काला बुराई को इंगित करता है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल से संबंधित है। अट्टम और कली जहाँ पर भी है वो केरल से संबंधित हो जाएगा। तो मोहिनी अट्टम, यहाँ पे अट्टम है, अट्टम केरल से संबंधित हो गया। मोहिनी, मोहिनी लड़की का नाम है, तो ये एकल महिला द्वारा किया जाता है। मोहिनी नृत्य एकल महिला के द्वारा किया जाता है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाए जादूगरनी का नृत्य किसे कहा जाता है, तो जादूगरनी का नृत्य जो है वो मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। इसमें केरल की कसाबू साड़ी पहनी जाती है। केरल की एक प्रसिद्ध साड़ी है कसाबू, ये साड़ी पहनकर नृत्य किया जाता है, केरल की कसाबू साड़ी। बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में इसका उल्लेख है। मोहिनी अट्टम का उल्लेख कहाँ है, तो मोहिनी अट्टम का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में है। इसमें भी मणि प्रबलम भाषा का उपयोग किया जाता है। मणि प्रबलम भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो केरल के नृत्य में किया जाता है। मणि प्रबलम भाषा केरल के नृत्य। मोहिनी अट्टम में भी किया जाता है मणि प्रबलम। मलयालम प्लस संस्कृति ये भाषा हो जाएगा। मलयालम प्लस संस्कृति जिसे बोलते हैं मणि प्रबलम। मणि प्रॉब्लम किसे? मलयालम प्लस संस्कृत को मिश्रण होता है उसे मणि प्रॉब्लम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओडिसी। ओडिसी है ओडिशा से संबंधित। इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है और भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से भी संबंधित है। अब जगन्नाथ की पूजा यात्रा ये ओडिशा में होता है, तो इतना तो समझ जाइएगा कि जगन्नाथ पूछा जाए तो ओडिशा से संबंधित हो जाएगा। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी के जनक कहा जाता है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ओडिसी के जनक कौन है, तो गुरु पंकज चरण दास ये ओडिसी के जनक है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा ये देखिए, ये त्रिभंग मुद्रा हुआ, यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है। मंगलाचरण का मतलब हुआ पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना। स्टार्ट होता है मंगलाचरण पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना और अंत होता है मोक्ष पर। अंत किस पे? तो मोक्ष पे इसकी अंत हो जाता है। इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है। अभी हमने देखा ना, यहाँ पे 3 बनाया था और देखा था कि शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बना हुआ था। यह जल तत्व का प्रतीक है। ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। ओडिसी नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। ये इम्पोर्टेंट है। किस नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था? तो ओडिसी नृत्य को प्राप्त था। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ओडिशा में है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है, तो ये ओडिशा में है, तो ओडिसी नृत्य का दर्शाया गया है। इसमें प्रयोग वाद्य यंत्र मजीरा, पखावज, ये डोल हो गया है, ढोल होगा, और सितार है। ढोल और सितार ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियां हैं इसमें।
मणिपुरी नृत्य में भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियों को दर्शाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को शांति निकेतन में प्रचलित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नृत्य को शांति निकेतन में प्रचलित किया था? तो मणिपुरी को प्रचलित किया था। इसमें प्रमुख शैलियां हैं लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे योटीआई कहते हैं। ये देखिए ये इमेज है, ये बेलनाकार स्कर्ट है, योटीआई जिसे कहा जाता है। कलाकार कभी भी इसमें दर्शकों से आंख नहीं मिलाता है। कलाकार दर्शकों से कभी भी इसमें आंख नहीं मिलाता है मणिपुरी में। नागबद्ध मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में वृक्कों के माध्यम से जुड़ा होता है, यानी कि 8 के आकार का बना होता है शरीर। ये देखिए 8 का आकार का शरीर बना हुआ है ना, नागबंध मुद्रा बोलते हैं, जिसमें 8 के आकार में शरीर बंधा होता है, बना होता है। ये मणिपुरी से संबंधित है। अगला है कथक। कथक है उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का। देखिए नॉर्थ इंडिया का है क्लासिकल डांस। उत्तर प्रदेश नहीं दिया जाए तो उत्तर भारत आ जाएगा। इसका दूसरा नाम है नटवरी या फिर कथाकारों का नृत्य। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कथक उत्तर प्रदेश में ही तो है राधा कृष्ण, तो ये कथक राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए घुंघरू पहनकर डांस किया है तो चक्कर आ गया, चक्कर आने पे क्या हुआ? थक गए यानी कि कथक। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। वर्तमान होगा, वर्तन हो गया है। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। घराना है इसमें लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस और रायगढ़ घराना। घराना ये होता है जहाँ से शुरू होता है, तो उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत, तो ये उत्तर भारत के ही है ना, लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़। 20वीं सदी में इसे लेडी लीला से सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। सोखी नहीं, सोखे। लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। किसे? कथक को पुनर्जीवित किया गया था। 8वां नृत्य है क्षत्रिया। क्षत्रिया जो है वो असम से संबंधित है। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। इसके संस्थापक है श्रीमद शंकर देव। क्षत्रिया के संस्थापक कौन है? तो क्षत्रिया के संस्थापक श्रीमद शंकर देव हो जाएंगे। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है। क्षत्रिया असम से संबंधित है और असम में वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। इसमें बोल गीत संगीत का प्रयोग होता है। पुरुष इसमें भंगी और स्त्री को शिवांगी कहा जाता है। नृत्य का भावना भाग कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। ज्यादातर नृत्य किस पे आधारित है? कृष्ण पे। लेकिन भरतनाट्यम ध्यान रखिएगा शैव यानी कि शुभ से संबंधित है। और राधा कृष्ण का हो जाएगा अपने पास कथक। तो क्षत्रिया असम से संबंधित हो जाएगा। तो ये कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। नेक्स्ट है छऊ, जिसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। इसे ही 9वां नृत्य कहते हैं संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। ध्यान रखिएगा जब तक ना पूछे। तो छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ये देखिए इसे यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। छऊ को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2010 में शामिल किया गया था। छऊ को 3 प्रकार का छऊ है। छऊ कितने प्रकार का है? तो छऊ है 3 प्रकार का। ये देखिए पहला है पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दूसरा है मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा से संबंधित है। और तीसरा है सरायकेला छऊ जो झारखंड से संबंधित है। अब देखिए इसका ट्रिक बनाते हैं हम। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल से है। बंगाल में क्या करने गए हैं? बंगला खरीदने गए हैं। तो बंगला खरीदेंगे तो पूरा ही तो खरीदेंगे ना, आधा थोड़ी खरीदेंगे। तो पूरा बंगला खरीद लिया पश्चिम बंगाल से। पूरा बंगला कहाँ से खरीद लिया? पश्चिम बंगाल से खरीद लिया। यानी कि छऊ का जो पुरुलिया स्वरूप है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है अपना मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ ओडिशा से संबंधित है। अब इसका ट्रिक देखिए। मयूर को हुआ मोर। मोर क्या करेगा? उड़ेगा। कहाँ? दिशा में उड़ेगा। कौन सा? चारों दिशा में उड़ेगा। मोर जो है वो दिशा में उड़ेगा तो उड़ेगा। मयूरभंज ओडिशा से संबंधित है। मयूरभंज छऊ ओडिशा से। मोर। और नेक्स्ट है सरायकेला छऊ झारखंड से संबंधित है। सरायकेला छऊ क्या है? झारखंड से संबंधित है। इसको याद कर लीजिएगा। सरायकेला छऊ झारखंड से संबंधित हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट। वैसे प्रैक्टिस सेट में आंसर लगा हुआ है तो आप एक काम कीजिए, आप अपने सर को एकदम सीधा कर लीजिए, फोन में नहीं देखना है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपको उसका आंसर देना है अपने आप, उसके बाद देखना है। मैं अपने आप आंसर बता ही दूंगा तो आपको देखना नहीं है, आप सिर्फ सीधा करके रखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि इस नृत्य का संबंध इस राज्य से है। पहला क्वेश्चन है सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शन है ए कथकली, बी ओटन तुल्लन, सी भरतनाट्यम और डी मोहिनीअट्टम। तो आप इसमें से एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर लीजिएगा कि ओटन तुल्लन तो कोई शास्त्रीय नृत्य ही नहीं है।
बचा कथकली, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम एकल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसका कोई नाम ही नहीं था। कथकली केरल से संबंधित है, और भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा भरतनाट्यम। दूसरा नाम है वो शादीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय नृत्य पूछा है। मैंने क्या बताया था कि क्या तो उत्तर भारत दे देगा या फिर उत्तर प्रदेश दे देगा। तो उत्तर भारत दिया गया है, आपको बताना है कहाँ से संबंधित है, कौन सा नृत्य इस राज्य इससे संबंधित है उत्तर भारत से। ऑप्शन ए है कथक, बी है मणिपुरी, सी है कथकली और डी है ओडिसी। जो उत्तर भारत का नृत्य है वो कथक हो जाएगा। कथक उत्तर भारत से या फिर उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य से संबंधित है? त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य से संबंधित है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी से हमने क्या रिलेट किया था? कच्ची पुड़ी। कच्ची पुड़ी कौन खाएगा? कच्ची पुड़ी अंधा खाएगा। कच्ची पुड़ी अंधा खाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से। ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा। तमिलनाडु से हो जाएगा भरतनाट्यम। केरल का 2 नृत्य है, क्या क्या है? केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली। क्या बताया था? लास्ट में अट्टम और कली आ जाए, केरल से संबंधित हो जाएगा। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।